सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सो आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। सो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है वो है जो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है। सेम चैप्टर आज हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर नाम का जो हमारा चैप्टर था आज हम उसे फिनिश कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर हम अपना। चलिए तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ITI के ग्रुप में अगर क्लास को शेयर करना चाहें तो फटाफट से क्लास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी दोस्त जो अपने ग्रुप्स में या कहीं पे भी क्लास को शेयर करना चाहते हैं तो वो क्लास को शेयर कर सकते हैं जल्दी से। और ये चीज़ बता दें, जो भी बच्चा लाइव आ चुका है थम्स अप कर दे कि आपको वॉइस और जो विजिबल है सब कुछ, ठीक है। चलिए सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। सुकांत सरकार जी गुड मॉर्निंग, वंश गुड मॉर्निंग और शूटर गेमिंग गुड मॉर्निंग। चलो वंश 2-3 दिन से क्लास में नहीं थे। चलिए वेरी गुड। सो बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नायडू जी गुड मॉर्निंग। सबको क्लियरली विजिबल है ना, मेरी वॉइस सबको आ रही है और यहाँ बोर्ड पे जो लिखा है वो सबको क्लियरली विजिबल है। तो उस चीज़ के लिए सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, तो अभी जो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए, क्या उन सारे चैप्टर का रिवीजन सबने कर लिया? गुड मॉर्निंग अंकित जी। चलिए उन सभी चैप्टरों का आप लोगों ने रिवीजन कर लिया क्या? 2 चैप्टर तो मैंने कवर करा दिए और जो तीसरे चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन, इसके भी 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज ही हमारी इसकी लास्ट वीडियो रहने वाली है। मैंने कल बोला था आप लोगों को कि 1 नारियल अगरबत्ती सब कुछ लेके आना है। आज इस चैप्टर को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऑल आर विजिबल एंड लिसनिंग गुड, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग राम निवास जी। तो आज हम इस चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 1 नारियल और अगरबत्ती फूलमाला के साथ में। चलिए सो अब पढ़ना देखिए, हम लोगों ने कल के चैप्टर में खंभों के बारे में पढ़ लिया था। गार्डिंग इंसुलेटर कौन कौन से होते थे? पिन इंसुलेटर कहाँ तक इस्तेमाल होता था? 11 kV तक। फिर आता था हमारा शैकल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर जो कि 11 kV से लेके आगे तक इस्तेमाल किया जाता था। उसमें हर एक पिन, सस्पेंशन इंसुलेटर में जो हर एक पिन होती थी वो 11 kV की रखी जाती थी। इसके बाद में अगर बात करूं तो हमने शैकल इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। शैकल इंसुलेटर कहीं भी जो डेड एंड होता है या फिर मुड़ाव वाले बिंदु पर, ठीक है, ये अगर मुड़ाव हो गया तो इस जगह पे मैं शैकल इंसुलेटर लगाऊंगा लेकिन लो वोल्टेज के लिए, और यही मुड़ाव अगर हाई वोल्टेज पे है तो मैं स्टे इंसुलेटर या स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। संजय पटेल जी गुड मॉर्निंग। चलिए ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फटाफट से जो भी आ चुका है वीडियो को एक बार लाइक नहीं करा, जिसने भी फटाफट से लाइक कर देंगे। जिस भी भाई या दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देंगे। और जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिसको PDF चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी PDF अपलोड कर दिया है, वहां से आप ले लेंगे। चलिए कल मेरे किसी दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर 2 खंभों के बीच कितनी दूरी रखी जाती है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने मुझसे सवाल पूछा था कि 2 खंभों के बीच कितनी दूरी रखी जाती है? चले तो मैं बात करता हूं 11 kV से नीचे, ठीक है, 11 kV या 440 वोल्ट से नीचे, ठीक है, 11 kV से नीचे या फिर 440 वोल्ट पे जो खंभों के बीच की दूरी होती है वो लगभग 50 से 80 फीट के बीच रखी जाती है, ठीक है, सॉरी 50 से 80 मीटर, 50 से 80 मीटर के बीच में रखी जाती है। जो आपके घरों के बाहर खंभे रहते हैं ना, उनकी दूरी 50 से 80। कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रीशियन, चलिए प्रणाम ज्योति बाग जी गुड मॉर्निंग। ये कौन है एक बार अपना नाम बता दें? कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रीशियन जी नाम बता दें एक बार। चलिए वेरी गुड, आज काफी बच्चे क्लास में। सर वीडियो थोड़ा रुक कर आ रहा है, एक सेकंड में नेट कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। नहीं, आप क्या कीजिए, उस पर टाइप करते रहिए। आप जो आपका स्क्रीन है ना उस पर डबल टैप करो तो आपकी स्क्रीन बराबर। अच्छा श्याम भूमिया जी नमस्कार, क्या बात है श्याम भूमिया जी, बार बार अपना नाम बदल रहे हैं। नमस्कार श्याम जी। चलिए ठीक है ना सबको। तो अब देखिए लो वोल्टेज पे तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि लो वोल्टेज के लिए हमारे जो खंभों के बीच की दूरी थी वो 50 से 80 मीटर होती है। यही थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा बात करूं 11 kV तक की लाइन के लिए, 11 kV की लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 100 से 120 मीटर की दूरी रखी जाती है, ठीक है। ये जो दूरी होती है वो 100 से 120 सब कुछ ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके चलिए, सो गुड मॉर्निंग पवन। 100 से 120 मीटर तक रखी जाती है या कई बार ये 150 मीटर कर लेता हम इसे। कब? जब 11 kV की लाइन हो तो हम इसे क्या कहेंगे? मीडियम वोल्टेज के लिए। और हाई वोल्टेज यानी कि 33 kV
66 kV, या उससे ऊपर के जो टावर होते हैं, जो हमारे राक्षस जैसे टावर खड़े रहते हैं ना, उनके लिए हम लोग कितनी रखते हैं, 150 मीटर से 300 मीटर, 150 मीटर से 300 मीटर रखते हैं। ये कल मुझे लगता है शायद अनिल जी ने या किसी दोस्त ने सवाल पूछा था, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? चलिए, तो सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसे रफ कर देते हैं। अब जो हमारे आगे का है, ये तो जो कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर दे दिया है। चलिए, अब आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैग। सैग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सैग होता क्या है। तो चलिए, सैग को पढ़ने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये देखिए, डायग्राम सबको विजिबल नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक की प्रॉब्लम की वजह से डायग्राम आप लोगों को विजिबल नहीं है। ये मार्कर भी क्या है, कभी कभी खुलता नहीं है। चलो, कोई बता दे क्या किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? अभी जो मैंने लाइन खींची, एक छोटा सा खंबे वाला डायग्राम बनाया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसको क्या दवाई पिला रहे हैं मार्कर को? और अभी देखना पड़ेगा, अभी स्टेशनरी की शॉप्स ओपन नहीं हो रही हैं और हमारे मार्कर की दवाई खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन। चलो, इसका भी इंतजाम करेंगे बहुत जल्दी, मार्कर का भी। अभी क्या शॉप्स वगैरह बंद है तो क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है। चंद्रवंशी जी, टेक्निकल चंद्रवंशी जी, स्वागत है चंद्रवंशी जी। आप कहाँ से हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं दिख रहा, लेकिन अब देखो सब लोगों को अब जरूर दिखेगा। इससे अच्छा तो चौक वाला बोर्ड होता तो उस पर ज्यादा मजा आता है ना। अच्छा, अब दिख रहा है क्या? अब तो सबको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो सर डार्क बनाओ, दिख नहीं रहा। ज्योति जी, सब लोग देख लिए एक बार, बिहार से हैं। चलिए, चंद्रवंशी जी बिहार से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंडरी का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, निम्नी पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी। तो आप डेली 10 बजे हमारी क्लास होती है, आप डेली आ सकते हैं। चलिए, तो अब डायग्राम विजिबल है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि दो खंभों के बीच में क्या लगा रहता है, तार लगा रहता है। अब इस तार के बीच में क्या ये तार ऐसा कभी दिखाएगा आपने, तार के एकदम सीधा तार जा रहा हो? कभी भी नहीं जाता, ऐसा सीधा तार कभी भी नहीं जाता। इस तार के बीच में क्या रहता है, झोल। तो ये जो सैग है ना, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, झोल कहा जाता है। इस सैग को हिंदी में कहा जाता है झोल। यानी कि दो तारों के बीच में, दो खंभों के बीच में जो तार होता है उसके अंदर क्या होता है, झोल रहता है। अब ये जो वातावरण में प्रभाव होता है, यानी कि गर्मी और सर्दी की वजह से इस झोल में क्या आता है, परिवर्तन आता है। गर्मी और सर्दी की वजह से इस झोल में परिवर्तन आ सकता है। किस प्रकार से, मैं यहां लिखता हूं, देखिए, तापमान। ठीक है, तो जब जब तापमान बढ़ेगा यानी कि गर्मी बढ़ती है। अब बताओ, जब गर्मी बढ़ती है तो हमारा शरीर कैसा पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो जब जब तापमान बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी तार की, और जब जब तापमान कम होगा तो लंबाई भी हमारी कम हो जाएगी। यानी कि गर्मी के दिनों में तार के बीच का जो झोल है वो बढ़ जाता है। जैसे अभी ये है, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब गर्मी आएगी तब ये झोल ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, और जब सर्दी आएगी तभी जो झोल है ना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये सर्दियों के लिए है और ये गर्मियों के लिए है। ठीक है, तो यानी कि तापमान में परिवर्तन की वजह से मेरे झोल में परिवर्तन आता है। काजल जी गुड मॉर्निंग। ये चीज आप लोग समझे, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कि तापमान में बढ़ोतरी होने पर सैग में क्या परिवर्तन होता है, या फिर तार की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। तो तार की लंबाई भी साथ साथ बढ़ती है और तार का सैग भी बढ़ता है। तो मैं ये कहता हूँ लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ने का मतलब क्या है, मेरी सैग यानी कि झोल बढ़ा। और तापमान में कमी करेंगे यानी कि सर्दी के दिनों में लंबाई में भी कमी होगी और साथ साथ सैग में भी कमी होगी। सब लोग ये बताइए, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई कि सैग क्या होता है, जब भी तापमान बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, तार की, और जब तापमान कम होगा तो तार की लंबाई भी कम हो जाएगी। ये चीज मुझे बताएं, सब लोगों को क्लियर है या नहीं? क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, यानी कि मैं से ये कह सकता हूं, कुछ पॉइंट्स मुझे यहां से निकालने पड़ेंगे कि तापमान में जो परिवर्तन होते हैं, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से इसमें सैग में परिवर्तन होगा, लंबाई में। तो हमें क्या करना है कि तापमान में हुए परिवर्तन की वजह से हमें तार की लंबाई कुछ अधिक रखनी चाहिए या फिर कुछ ढील रखनी चाहिए, कुछ ढील होनी चाहिए।
अब देखिए कि मैं कहता हूं भाई गर्मी में तार लटकेंगे, झोल होगा, तो अगर मैंने तार मेरा ऐसा है बिल्कुल सीधा, तो क्या वो नीचे झोल होगा। अब अगर वो झोल होने की कोशिश करेगा तो तार बीच में से टूटने की संभावना है, तार के बीच में से टूटने की संभावना है कब, जब उसमें झोल रहेगा। चलिए अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किए, 13 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 8 है, लाइक सिर्फ 8 है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। तो देखो झोल क्या होता है कि तार अगर स्ट्रेट है और अगर वो स्ट्रेट तार अगर लटकने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगा। इसीलिए जो भी तार हमारे पास उपलब्ध होता है, जो भी तार हम लगाते हैं, उसको क्या करना आवश्यक है दोस्तों, उसमें थोड़ा झोल देने की आवश्यक है, थोड़ा ढीला रखने की आवश्यक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ज्यादा झोल भी ना दे, ज्यादा झोल भी ना दे। भाई ये बात क्यों कही, मान लेते हैं कि एक खंभे पे क्या एक तार होता है, नहीं 2-3 तार होते हैं। अब ये देखिए कि 2-3 तार, मैंने ये 3 तार है, अब ये 3 तारों में झोल है। अब अगर मैंने ज्यादा झोल दे दिया तो ये तार आपस में से झूलते रहेंगे। अब ये तार आपस में झूलते रहेंगे तो क्या होगा, आपस में इनके टच होने की संभावना है, जिस वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो ये ध्यान रखें, झोल देना आवश्यक है लेकिन ज्यादा झोल भी नहीं, बहुत कम मात्रा में झोल देंगे। अगर हम ज्यादा झोल देंगे, 14 वेटिंग एंड लाइक 8 के, हाँ 14 वॉचिंग एंड लाइक कम है, अब थोड़े बराबर लाइक हो चुके हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जितना झोल है, ठीक है, उतना ही दे, ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो झोल के बारे में ये चीज आप बताइए, सबसे पहले तो सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि झोल क्या है और कैसे काम करता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है झोल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब हमें इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या है, सेग का, ठीक है। सेग का फॉर्मूला है, यानी कि सेग यानी कि ढील, S इजिकल टू ओमेगा यानी कि तार का वजन, ओमेगा यानी कि तार का वजन, और मीटर में खंभों का स्पैन, ठीक है। ओमेगा S² अपॉन 8t, ओमेगा S² यहां पे लिख लेता हूं मैं सेग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा S² इजिकल टू 8t। सब लोग ध्यान देंगे, सभी लोग बताएंगे क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि भाई सेग क्या होती है, सेग का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए सो ये चीज अब आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा चलिए सो एक रिपीट कर दें सर, आपके आशीर्वाद से मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। चलिए श्याम भूमिया जी कैसे आए, ये फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दो। चलिए सबको बता दें, चलिए अनुकूल प्रभाव, जी हाँ अनुकूल प्रभाव दोबारा बता दें। चलिए सो पहली चीज तो ये डायग्राम तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ फॉर्मूले के ऊपर आते हैं हम लोग। चलिए देखिए सेक का फॉर्मूला होता है ये, इसको एल की जगह हम लोग एल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ओमेगा L² अपॉन 8t, ये इसका फॉर्मूला। अब इसमें ओमेगा क्या है, सबसे बड़ी चीज ओमेगा क्या होता है दोस्तों, इस तार का वजन। ओमेगा क्या, डब्ल्यू क्या है, सॉरी डब्ल्यू क्या है, तार का वजन। कि भाई जो हमारे पास तार उपलब्ध है, ठीक है, उसका वजन कितना है, तो तार का वेट हो गया। एल क्या हो गया भाई, एल हो गया स्पान लेंथ, जो दो खंभों के बीच की दूरी है, तो मीटर में खंभों का स्पान, खंभों का स्पान, ठीक है। भाई दो खंभे लगे हैं तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये तो हो गया एल, और ये वजन हो गया हमारा डब्ल्यू। फिर आता है टी, टी क्या है, तनाव। कि भाई ये जो दोनों तार हैं, ये जो दोनों तार हैं, इन तारों का तनन बल या तनाव कितना है, तो तनाव या फिर तनन बल, तनाव या फिर तनन बल, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई कि भाई सेग का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो हमें क्या निकालना है, सेग, कि हम प्रति मीटर कितना झोल दें, हम प्रति मीटर कितना झोल दें, चीज समझ लीजिए। ज्योति जी सभी लोग ध्यान से देंगे कि हम दो खंभों के बीच में जो तार है उसमें प्रति मीटर कितना झोल दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्मूला ओमेगा L² अपॉन 8t है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा गया, लेकिन हम समझे फॉर्मूला है क्या। तो देखो इस पान निकालना है अपने को, सेग निकालनी है, तो भाई सबसे पहले पता होना चाहिए तारों में वजन कितना है। अब ज्यादा वजन होगा तारों का तो दिक्कत हो सकती है, वो अपने आप ज्यादा लटक जाएंगे, तो तारों का वजन पता होना आवश्यक है। फिर दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है उसके आधार पर भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वजन कितना है और लेंथ कितनी है,
उसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन टी, यानी कि इनके बीच में जो टनन बल है भाई, जैसे तार एकदम ये सीधा है, अब अगर मैं इसको लटकाऊंगा तो ये टूट जाएगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कितना झोल सहन कर सकता है। भाई अगर ये तार लटका है तो लटकने के बाद जब गर्मी आएगी तो ये कितना ढीला हो सकता है या फिर उसके बाद कितना टाइट हो सकता है, ये किसी भी चीज की तनन सामर्थ्य कहलाती है। हाँ, टी तनन, देखिए कोई भी चीज, अब ये मार्कर है, अब इस मार्कर की तनन सामर्थ्य बिल्कुल जीरो है, क्योंकि क्या मैं इसको मोड़ सकता हूं, नहीं मोड़ सकता, और मोड़ने के बाद इसे दोबारा नहीं ला सकता इसके शेप में, तो इसकी तनन सामर्थ्य जीरो है। लेकिन तारों की कुछ ना कुछ तनन सामर्थ्य होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत साइज में परिवर्तन कर लेते हैं और दोबारा अपने साइज में आ जाते हैं, तो ये होता है तनन बल। क्लियर है, तनन बल, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो बस ये इसका फॉर्मूला है ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t। अब हमें इसके आधार पर क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है जिससे कि हमें समझ सके। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आएगा 8 ओमेगा एल स्क्वायर 8t। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, कि यदि किसी ओवरहेड लाइन में दो खंभों के बीच का स्पान 60 मीटर है, तो देखिए स्पान यानी कि लेंथ कितनी दे दी, 60 मीटर। दो खंभों के बीच का स्पान यानी कि खंभों की लेंथ है 60 मीटर, और लाइन में प्रयुक्त तार का भार, अब जो लाइन में हमने तार लिया है उसका वजन कितना दे रखा है, 1.50 150 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी कि डब्ल्यू कितना दे रखा है, 150 किलोग्राम प्रति मीटर वजन दे रखा है। और हमें किसकी आवश्यकता है, तनन सामर्थ्य, यानी कि मुझे टी की आवश्यकता है। तो तारों में तनन बल दे रखा है 300 किलोग्राम, तनन बल कितना दे रखा है, 300 किलोग्राम दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है भाई, सेक कैलकुलेट करके बताइए, हमसे पूछा है सेक कैलकुलेट करके बताइए। तो ये चीज बताओ कि यहां तक आपको सभी चीज क्लियर है कि नहीं, यहां तक आपको सभी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या कहता हूं, कि यहां पे मुझे जो वजन दे रखा है 150 किलोग्राम प्रति मीटर में, और बिल्कुल ये जो वजन है ना, ये किलोग्राम पर मीटर में ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं कि ये जो तनन सामर्थ्य है ये किस में दे रखी है, किलोग्राम में दे रखी है, तनन सामर्थ्य किलोग्राम में है। अच्छा, और ये भी जो दे रखा है ना, सॉरी, ये किलोग्राम किलोमीटर में, ये वजन दे रखा है किलोग्राम किलोमीटर में, तो मुझे क्या किलोग्राम किलोमीटर में चाहिए, नहीं, मुझे किस में चाहिए, ये मीटर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, W इजिकल टू 150 किलोग्राम है, लेकिन मुझे इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 150 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ठीक है, अभी इसको इतना ही छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, सेक निकालना है। तो भाई मेरे पास सेक का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t। मेरे पास सेक का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इजिकल टू सेक इजिकल टू ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t। तो ओमेगा की सॉरी डब्ल्यू की जगह क्या रखूंगा, 150 इंटू 1000, तो 150 रखा बटे 1000 आ गया, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर, एल कितना दे रखा है 60, तो 60 इंटू 60 कर देता हूँ, 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 60 इंटू 60 अपॉन कर देते हैं अगेन। फिर देखें 8, तो 8 आ गया, टी की जगह कितना आ जाएगा 300, तो टी की जगह आ गया 300। अब देखो ये 1 0 से 1 0 1 0 1 0 और ये 1 0, ठीक है, तो ऊपर 3 0 है और नीचे के 3 0 कट गए। चले, तो अब इसको अगेन लिख लेते हैं भाई, 15 इंटू 6 बटे 8 इंटू 300। दिख रहा है सबको। अब देखो मैं इसे कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और ये 0 का 0 आ गया, हो गया क्या नहीं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और ये 0 का 0 आ गया। अब मैं देखूं 2 तिया 6 2 चौक 8, 2 तिया 6 2 चौके 8। अगेन देखता हूं मैं 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा 3 इंटू 3 9 और नीचे कितना बचा 2 इंटू 20 यानी कि 40, तो 9 बटे 40 आपका आंसर आया। अब 9 बटे 40 अपने को करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 9 बटे 40 करना है, तो मेरे पास है 9 बटे 40। तो क्या मैं 9 में 40 का भाग दे सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे तो लगा लिया पॉइंट, यहाँ लगा दिया 0। अब 40 में 90 का अगर मैं भाग देता हूं, तो क्या 40 में 90 का भाग जाएगा, बिल्कुल 2 बार जाएगा, 40 दूना 80, चल इसको ऐसे नीचे लिख लेता हूं मैं। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद 0 यहाँ पे आ गया, तो 40 दूना 80, तो ये कितना हो गया 80 बार, 2 बार गया, तो कितना बचा 10 बचा। अब मैं देख रहा हूं क्या मेरे पास 2 है, 40 में 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा लिया। तो अब 40 दूनी कितनी बार गया, 2 बार दोबारा गया, तो ये 2 आ गया। अब कितना बचा, 100 में से 80 गए तो फिर बचा 20, 100 में से 80 गए तो बचा 20, फिर एक और 0 लगा सकते हैं अपन यहाँ पे अपनी मर्जी से पॉइंट के बाद में। अब तो 40 पंजे 200, तो 0.225 आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो मुझे सेक चाहिए थी,
यहाँ पे जो मुझे सेक चाहिए थी क्या है 0.225 प्रति मीटर, 0.225 मीटर। अब सब लोग मुझे देख के कमेंट करके बताएंगे ये न्यूमेरिकल में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आई क्या, और फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8t का फॉर्मूला आपको याद हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताएं, फिर हम इस सेक के चैप्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड बात नहीं थी, आप स्वयं इसको कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिसको समझ नहीं आए तो आप प्रीवियस वीडियो करके देख लेना, अदरवाइज मैं आपको कल दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो करके देख लेना, ऐसा करा करो कि हाँ भाई हम प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं सर, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं स्किन इफेक्ट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट को हिंदी में बोला जाता है सतह प्रभाव, इसे हिंदी में कहा जाता है सतह प्रभाव। सतह प्रभाव के बारे में हमने कल बात कर ली थी, और क्या बात करी थी वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए परफेक्ट है, सब लोगों को समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए बस ये जो नए बच्चे आए हैं क्लास को शेयर कर दिया करो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों को लेके आया करें, जैसा कि सुकांत सरकार जी हैं, और भी जो बच्चे आज नए जुड़े हैं पहली बार हमारे चैनल पे, तो अपने दोस्तों को जरूर लेके आए। अब देखिए सतह प्रभाव क्या होता है, एसी में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन करते हैं तो ये क्या है, एक चालक है भाई, कंडक्टर गोल होता है तो ये चालक है। एसी में क्या होता है कि जब भी हम करंट फ्लो होती है इसके माध्यम से, जब करंट फ्लो होती है, ये पूरा गोल कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे इसको सर्वे दिखा रखा है, तो ये करंट बीच में फ्लो ना होकर के सतह पे फ्लो होती है, ये बीच में फ्लो ना होकर के करंट सतह पे फ्लो होती है। यानी कि मैं ऐसे समझाऊं इसको कि ये है मेरा चालक कंडक्टर है भाई, ये यहां से यहां जा रहा है, बीच का टुकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो बाहर की अंदर की तरफ फ्लो ना होके इसके चारों तरफ बाहरी ओर फ्लो होती है, इसके चारों तरफ बाहरी ओर फ्लो होती है। तो क्या हुआ, इससे इसी प्रभाव को मैं क्या कहता हूं दोस्तों, सतह प्रभाव कहता हूं। कि किसी भी एसी कंडक्टर की वह विशेषता जिसमें करंट या धारा चालक की सतह के बाहरी तरफ फ्लो होती है, बहती है, और उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, सतह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब एसी की इसी विशेषता के कारण क्या होता है कि चालक की सतह क्या हो गया, अब ये देखो कि मेरा जो इतना अंदर का हिस्सा है ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया बेकार। भाई इतना तो कंडक्टर मेरे काम आ रहा है क्या, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। यानी कि स्किन इफेक्ट की वजह से मेरे चालक का काफी ज्यादा हिस्सा बिना इस्तेमाल के रह जाता है, और इसका प्रभावी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ तो काम नहीं कर रहा, यानी कि अंदर की तरफ काम नहीं कर रहा तो यानी कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही तो बढ़ गया भाई, इसका बाहर की तरफ अंदर वाला रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वजह से उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही। रोहन जी गुड मॉर्निंग सर, नेट चला गया था, कोई बात नहीं रोहन जी, ये वाली क्लास अभी जो रह गया वो बाद में देख लें। अभी हम स्किन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब एसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो सतह के अंदर प्रवाहित ना होकर सतह के बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, इसे ही स्किन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें डीसी में हम बात करें, एसी में स्किन इफेक्ट होता है, लेकिन डीसी में स्किन इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। डीसी में जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर के चारों तरफ फ्लो होती है, ठीक है। डीसी में आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए स्किन इफेक्ट निम्न में से किस चालक में होता है, एसी डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसी चालकों में स्किन इफेक्ट पाया जाता है, एसी चालकों में स्किन इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं, ये चीज आपको समझ आ गई। अब देखिए एक चीज कि आपको पता है डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है। देखो भाई फ्रीक्वेंसी 0 है तभी तो डीसी में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जो कि एसी में होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर स्किन इफेक्ट का मान बढ़ता है, ये चीज समझ लें। क्योंकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तभी तो उसके अंदर क्या नहीं है, स्किन इफेक्ट। लेकिन एसी सप्लाई में तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो एसी में फ्रीक्वेंसी होने के कारण ही जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्किन इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाएगा। ये चीज सबसे पहले आप समझ लें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्किन इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाएगा। अब स्किन इफेक्ट का मान बढ़ रहा है, चलिए कुछ चीजें पढ़ लेते हैं भाई। स्किन इफेक्ट का मान क्यों बढ़ता है, चालक का व्यास,
कि चालक के व्यास से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालक के व्यास में वृद्धि होती है, जैसे जैसे चालक के व्यास में वृद्धि होती है तो वैसे वैसे तो चालक के व्यास में वृद्धि होने पर स्किन इफेक्ट का मान भी बढ़ता है। अब भाई जितना बड़ा आप चालक लोगे, भाई जितना बड़ा आप चालक लोगे, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरा चालक ये रहा बड़ा, तब भी करंट तो इसके बाहर ही छोर पे ही तो फ्लो होगी, बाकी का ये सारा हिस्सा खराब हो गया ना, तो भाई स्किन इफेक्ट का मान बढ़ गया। ठीक है, स्किन इफेक्ट का मान बढ़ गया। तो जैसे 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 हम लोग करेंगे क्या, चालक का व्यास बढ़ाओगे यानी कि चालक की मोटाई बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्किन इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाएगा। ये चीज समझ आई कि जैसे जैसे हम चालक का व्यास बढ़ाएंगे स्किन इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं चालक की आकृति की। भाई चालक की आकृति में हम एक चीज देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूं, कभी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा कि ये जो चालक हैं, ये चालक आप बोलोगे सर आपने चालक लिया तो सही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोल ही क्यों लेते हैं। भाई चालक गोल ही क्यों लिया जाता है। कभी भी आपने चपटा चालक, ऐसा चालक देखा है वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार या फिर आयताकार, ऐसा चालक कभी किसी ने देखा है क्या। भाई क्या कभी किसी ने ऐसा चालक देखा है त्रिभुजाकार, वर्गाकार या आयताकार। भाई चालक सर हमेशा गोल ही क्यों रखा जाता है, चालक का व्यास हमेशा गोल ही क्यों रखा जाता है, अन्य शेप में क्यों नहीं आता। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लेता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो चालक की करंट बहेगी एसी में, एसी में जो करंट बहेगी वो सतह के चारों ओर ही बहेगी, सतह की ओर बहेगी। तो यानी कि देखो अब अगर इस चौकोर यानी कि ये वर्गाकार है, वर्गाकार चालक में जब करंट बहेगी तो 1 2 3 4 यानी कि इस चारों किनारों पे ही बहेगी। यानी कि इसमें जो मेरा कंडक्टर खराब हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि करंट क्या हुआ पूरी सतह पे तो बही नहीं। देखो इतना जो एरिया है वो बेकार गया, ये एरिया बेकार गया, ये एरिया बेकार गया, साथ ही साथ अंदर का एरिया बेकार गया। इसी तरह से त्रिभुज में जो करंट है इन्हीं पॉइंट पे फ्लो होगी, इन 3 पॉइंट पे, बाकी का मेरा पूरा जगह करंट फ्लो नहीं होगी। सेम चीज किसमें हो जाएगी, आयत में। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्किल की तो देखिए यहां पे बराबर समान रूप से चारों तरफ सरफेस पर भी अगर करंट बह रही है तो चारों तरफ समान रूप से बहेगी। तो इसी वजह से मैं गोल कंडक्टर का इस्तेमाल करता हूं, ना कि त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल तो आप बता सकते हो कि भाई सिर्फ गोल कंडक्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाकी कंडक्टर क्यों नहीं करते। स्किन इफेक्ट की वजह से, स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग गोल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर मैं त्रिभुजाकार या गोल करूंगा तो वो उसकी साइडों पे बहेगा, जिस वजह से मेरा प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया कि क्यों हमारे चालक की आकृति गोल रखी जाती है। अब गोल तो रख दी मैंने, लेकिन इसमें भी मैं एक काम कर सकता हूं। एक चीज तो देखो कि ये रहा मेरा एक पूरा चालक, ये मेरा एक पूरा चालक है, तो इसमें करंट कहां बहेगी, इधर बहेगी करंट सरफेस पे। तो ये जो मेरा पूरा अंदर का हिस्सा हो गया वेस्ट, हो गया नहीं हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे मैंने क्या करा, अब मैंने छोटे छोटे चालक ले लिए, तो अब अगेन करंट तो यहां किनारों पे फ्लो होगी, करंट किनारों पे फ्लो होगी, लेकिन जो मेरा प्रभावी क्षेत्र था वो बड़ा नहीं बड़ा। बताओ देखो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी, किस टाइम पे करंट का मान ज्यादा होगा। बिल्कुल यहाँ लॉसेस कम से कम होंगे और यहाँ यहाँ लॉसेस कम से कम होंगे और यहाँ लॉसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो ये चीज समझ आई कि क्यों मैं बंडल कंडक्टर, छोटे छोटे कंडक्टर को मैंने आपको बताया था ना, ये तो हो गया बीच वाला स्टील का तार और ये सारे एल्यूमिनियम के तार है। मैंने कल आपको बताया था कि भाई ऐंठ कर बनाया जाता है, तो किस वजह से बनाया जाता है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया। आप ये बताइए कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, कि किस वजह से मैं तारों को ऐड कर बना रहा हूं, किस वजह से मैं तारों को ऐड कर बना रहा हूं। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि चालक की आकृति क्या रखी जाती है, छोटे छोटे चालक को छोटा छोटा कर दिया जाता है और उसे ऐंठ कर बनाया जाता है। तो क्या वजह है ऐंठ कर बनाने की भी हम कारण क्या देंगे, स्किन इफेक्ट की वजह से इन चालक तारों को ऐंठ कर बनाया जाता है। ये चीज क्लियर हुई। ये चीज समझ आई, आ गई ना आपको सबको। गुड मॉर्निंग पायल मिश्रा जी। पायल जी आज आप काफी लेट हो गए, काफी दिनों बाद आप पहली बार आए क्लास में, मुझे लग रहा है पहले आए थे और अभी बीच में फिर आप गायब हो गए थे। पायल जी एक बार कमेंट करके बताएं आप कहां से हैं और क्या फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं या कैसे क्या है। चलिए सबको समझ आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब देखिए कि स्किन इफेक्ट के बारे में देखिए, क्या स्किन इफेक्ट को समाप्त किया जा सकता है, क्या स्किन इफेक्ट को समाप्त किया जा सकता है, नहीं, स्किन इफेक्ट को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन स्किन इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो स्किन इफेक्ट को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके।
और ये बंडल कंडक्टर क्या होता है? बंडल चालक, यानी कि चालक को बंडल के रूप में बना के, जो मैंने ये बनाया था ना, चालक को बंडल चालक के रूप में बनाकर मैं इसका स्किन इफेक्ट कम कर सकता हूं। लेकिन कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि चिराग बहुत जल्दी आ गए क्लास में, अच्छा चार्ली इंद्रू, अच्छा चार्ली इंद्रू है ये। चार्ली जी चलिए स्वागत है आपका। चार्ली जी आप अपना नाम बताइए कहाँ से? अच्छा पाली से हैं। पायल जी क्या आप फर्स्ट टाइम आज क्लास में आए हैं? और चार्ली इंद्रू जी भी कमेंट करके बताएं आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं और कहाँ से हैं। तो ये चीज देखिए क्या कि हमारा बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके या फिर गुदे हुए चालक का इस्तेमाल करके मैं स्किन इफेक्ट को कम तो कर सकता हूँ, लेकिन समाप्त कभी भी नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट टाइम आए क्लास में, चलिए पायल जी और इंद्रू जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। डेली हमारी 10 बजे क्लास होती है। 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और ये 3rd चैप्टर है जिसकी आज लास्ट क्लास है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये 3rd चैप्टर और कल से हम अपना नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। डेली आपको 10 बजे लाइव आना है। ओके कोटा, चलिए चार्ली जी कोटा से है और कोटा से तो हमारा वैसे भी पुराना नाता है। कोटा से तो हमने पढ़ाई की हुई है, अपनी इंजीनियरिंग की हुई है। चलिए सो बड़ी खुशी हुई आज, चलिए कोई कोटा वाला देखिए, चलिए अच्छी बात है। कोटा में कहाँ रहते हैं चार्ली जी बताएं। चलिए अब हो गया स्किन इफेक्ट के बारे में। एक चीज समझ आई कि स्किन इफेक्ट में जो चालक के चारों तरफ करंट फ्लो होती है, अंदर की समय करंट फ्लो नहीं होती AC में। DC में स्किन इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब अगला जो है समीपता प्रभाव, अगला टॉपिक है समीपता प्रभाव या फिर इंग्लिश में कहेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट या समीपता प्रभाव। शॉपिंग सेंटर कोटा, अच्छा शॉपिंग सेंटर के पास रहते हैं हम, दादाबाड़ी CID सर्किल रहते थे, CD सर्किल पे। चलिए सो वेरी गुड। अब देखेंगे कि समीपता प्रभाव यानी कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए जब भी AC सप्लाई में, अच्छा एक और चीज क्या है कि जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो AC के अंदर तो होता है लेकिन DC के अंदर नहीं होता, ठीक है। DC के अंदर ना तो स्किन इफेक्ट होता है ना ही प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता इफेक्ट होता है। तो जब AC सप्लाई के अंदर जब हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जब 2 चालक तार, ये रे 2 चालक तार, जब जो 2 चालक तार आपस में होते हैं, 2 चालक तार आपस में पास में होते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो फ्लक्स है या उनके अंदर जो कंडक्टिविटी है एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगती है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगती है। यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है एक चालक में दूसरे चालक में करंट फ्लो होता है, तो वो जब पास होते हैं तो उनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो ये कब होता है? जब 2 चालक तार आपस में एक दूसरे के पास चलते हैं। और फिर क्या होता है कि ये डिस्टर्बेंस की वजह से एक दूसरे के जो करंट फ्लो रही है उसको रिपेल करते हैं, यानी कि उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे चालक में होने वाले विद्युत धारा प्रभाव को प्रभावित करता है और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? समीपता प्रभाव यानी कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, यानी कि देखो क्या हुआ कि ये 2 चालक तार है, ठीक है। यहां पे हम समझते हैं कि 2 चालक तार हैं। अब इन दोनों चालक तारों में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। और इनके आसपास में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी तो बनेगा भाई, इनके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब होता क्या है कि जब ये दोनों पास में होते हैं तो भाई इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र मिला के अपना एक अलग का चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र मिलके एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, जिस वजह से क्या है इनका पूरा एरिया बढ़ गया। और अब ये एरिया बढ़ के इतना हो गया, यानी कि जो बीच में खाली स्थान था, बीच में एयर थी, वहां भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, वहां पर भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से जो करंट फ्लो हो रही है उसका एरिया बढ़ गया, घट गया, जो भी हुआ, यानी कि मैं कहूंगा मेरी जो धारा फ्लो हो रही थी वो असमान हो गई। तो प्रॉक्सिमिटी या समीपता प्रभाव की वजह से धारा का मान असमान हो जाता है, धारा का मान असमान हो जाता है। तो एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, DC सप्लाई में किसी भी तरह का प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता, DC सप्लाई में किसी भी तरह का प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या करता है कि चालक तार के प्रभावी रेजिस्टेंस मान को बढ़ा देता है, ठीक है, वो चीज अलग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमें ध्यान रखनी है क्या कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को समाप्त किया जा सकता है? नहीं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। अब कम कैसे करेंगे? कम कैसे करेंगे भाई? कमेंट करके बता दिया करो अगर किसी को आंसर आता हो तो। चालक तारों की दूरी को बढ़ाकर हम लोग प्रॉक्सिमिटी या समीपता प्रभाव को कम कर सकते हैं। चालक तारों में जो कंडक्टर है, अब भाई अगर उनकी दूरी बढ़ा दी तो क्या वो कभी स्किन इफेक्ट को डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
तो इसी तरह से मैं चालक तारों के बीच समीपता प्रभाव को कम कर सकता हूं, और स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर यानी कि गुथे हुए चालक का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब मुझे ये समझा दो बस आप लोग, जो मैंने आपको आज दो चीजें समझाई, सेग के बारे में समझा दिया, सेग सबको समझ आ गया, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80। फिर मैंने आपको चालक ये सतह प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट पढ़ाया और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक रह गए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हैं क्या? सभी लोग फटाफट से कमेंट करके मुझे ये बता देंगे कि आप लोगों के ये तीनों टॉपिक क्लियर हैं कि नहीं। ठीक है, सब लोग मुझे कमेंट करके ये बता देंगे कि यस सर हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों की कमेंट ही पढ़ रहा हूं अभी। ठीक है, ये देखो सबकी कमेंट पढ़ रहा हूं। नहीं, इंसुलेटर से नहीं होगा, बेवजह में हमें इंसुलेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे रोहन जी। देखिए इंसुलेटर का प्रयोग हर जगह पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर बहुत सस्ते आते हैं। ठीक है, इंसुलेटर का प्रयोग करते ही नहीं है, हमारे जो तार चलते हैं ऊपर की तरफ वो नंगे होते हैं, तो हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, चार्ली जी हैं क्लास में प्रेजेंट, और मिश्रा जी, आपको समझ आ रहा है सबको? चार्ली जी और मिश्रा जी, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, क्या वो आपको समझ आया? चलिए, जो मैंने समझाने का प्रयास किया, आई होप आप सभी लोगों को वो चीज समझ आ गई होगी। चलिए ओके, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्किन इफेक्ट, तो देखिए क्या हो रहा है कि जो स्किन इफेक्ट है उसमें चालक के ऊपर, देखिए ये रहा चालक, स्किन इफेक्ट के अंदर चालक की एरिया कम होता है, स्किन इफेक्ट में चालक का एरिया बढ़ जाता है, जबकि प्रोक्सिमिटी इफेक्ट में चालक का एरिया, क्योंकि दो चालक आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां चालक का एरिया बढ़ गया, लेकिन इस स्किन इफेक्ट में, त्वचा प्रभाव में, सतह प्रभाव में क्या है, जो चालक है उसका एक्चुअल एरिया ही कवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि करंट तो बाहरी सतह पे, देखो करंट क्या हो रही है, बाहरी सतह पे फ्लो हो रही है, तो अंदर का एरिया तो काम ही नहीं आ रहा। तो स्किन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि अंदर का एरिया काम में नहीं आता, बाहर का एरिया ही काम में आता है। तो यहां तो मेरा बल्कि कंडक्टर को नुकसान हो रहा है, कंडक्टर को यहां नुकसान हो रहा है, चालक को मेरे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? तो भाई स्किन इफेक्ट सीधा सीधा सा सिंपल है कि स्किन इफेक्ट में चालक का एरिया कम हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए फिर मेरी कॉस्ट तो देखो, तांबे की कॉस्ट तो लग रही है पूरी पूरी, लेकिन काम मेरा है भारी सा, तो मैं उतना बड़ा काम में क्यों लूं जब मैं छोटे छोटे चालक का इस्तेमाल करके करंट की वैल्यू बढ़ा सकता हूं। ठीक है, मैं मेरे पूरे सरफेस को कवर कर सकता हूं। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट में तो दो चालक तार है वो आपस में पास पास होते हैं, तो उनके बीच का जो धारा फ्लो हो रही है वो आपस में लिंक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो करंट है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो बीच का खाली हिस्सा है वहां भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आप सोचो कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, नाम लिख रहा हूं, देखो नाम लिखते ही भाग में जाना कोई। ठीक है, नाम देखते ही कोई भी क्लास छोड़ के भागेगा नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये कोरोना हम बीमारी के बारे में नहीं पढ़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सालों से कोरोना नाम की बीमारी है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, तो ये बीमारी बहुत पुरानी है। पहले तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, ये हम इंसानों के बीच में फैलने लगी। तो सारे इसका सबसे बड़ा दोस्त है इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये बीमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती थी, लेकिन अब ये बीमारी इंसानों के अंदर भी आ चुकी है। नहीं, नॉट कोरोना वायरस, हम लोग सिर्फ कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल की जो हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहां पे एक फॉल्ट आता है जिसे हम कोरोना के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। और देखो तो यह ना, कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाले हम लोग, बस ये जस्ट है कोरोना। ठीक है, और कोरोना से डरो ना, बस घर में सेफ रहो और सभी लोग स्वस्थ रहो। ठीक है, चलिए, तो अब होता क्या है कि जब हाई वोल्टेज वाली एसी सप्लाई, सबसे पहली चीज जो हम कुछ पॉइंट्स यहां पे बना लेंगे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि ये जो है हाई वोल्टेज में होता है, ये जो फॉल्ट है हाई वोल्टेज में ही उत्पन्न होता है, लो वोल्टेज में ये फॉल्ट कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, फिर ये एसी व डीसी दोनों में होता है, ये एसी व डीसी दोनों में, लेकिन डीसी में बहुत कम होता है, नगण्य होता है, होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये एसी व डीसी दोनों में होता है, लेकिन डीसी में बहुत ज्यादा कम होता है। अब होता क्या है कि हाई वोल्टेज की एसी में जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, तो चालक सतह के चारों ओर एक बैंगनी कलर की
लाइट जलने लगती है, एक बैंगनी कलर की लाइट या प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, या एक प्रकाश देखा जा सकता है बैंगनी कलर का, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। तो अब ये कोरोना किस वजह से पैदा हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए कि कोरोना का पता कैसे लगाया जाता है कि कोरोना हो गया है, ठीक है, वो बुखार जुकाम खांसी वाला नहीं, कमजोरी वाला नहीं, कि जो भी चालक सतह होती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, आप देखोगे कभी भी किसी जो टावर है उसके नीचे खड़े होकर देखो, आपको एक हमिंग नॉइस ऐसे करके एक हमिंग नॉइस नॉर्मल सी प्रोवाइड हमेशा सुनाई देगी, और एक ऐसा लगेगा कि यार हल्की सी स्पार्किंग हो रही है, हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। या रात के अंधेरे में देखोगे तो हल्की हल्की लाइट आपको दिखेगी बैंगनी कलर की, अंधेरे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे उजाले में नहीं दिखती, उजाले में ये लाइट नहीं दिखती, सिर्फ अंधेरे में दिखती है। हाँ, वॉयलेट लाइट, गुलाबी को वॉयलेट कहा जाता है, वॉयलेट लाइट प्रोड्यूस होती है, तो एक गुलाबी रंग की एक धुंधली सी चमक हमें दिखती है, जो कि क्या कहलाती है, कोरोना की लाइट कहलाती है। और साथ ही साथ एक हिजिंग नॉइज भी प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ जो रेडियो लाइन अगर उसके आसपास से गुजर रही हो तो उसमें कभी कभी हमें हमिंग या फिर इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ कोरोना ओजोन गैस को भी उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का अनावश्यक अपव्यय भी होता है। तो ये था कुछ कोरोना के कारण। लेकिन अब कोरोना की उत्पत्ति किस वजह से होती है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि कोरोना की उत्पत्ति किस वजह से हुई। चलिए तो देखते हैं कि भाई कोरोना कहाँ से आया। अब बच्चे बोलेंगे सर चाइना से आया, नहीं, ये चाइना वाले कोरोना की बात नहीं कर रहे हम लोग, इंडिया वाले ये जो सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब देखिए अब ये चालक है, चालक ऊंचाई पे लगा हुआ है। अब क्या होता है, देखो बादल, बादल के अंदर क्या होता है, चार्ज, बादल होते हैं ना, बादल अलग अलग तरह से चार्ज होता है पॉजिटिवली, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई सारे नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन बहुत सारे होते हैं। तो जब बारिश के दिनों में या ये बादल एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, तो जब इन दो दो बादलों की, ठीक है, जब दो दो बादल हैं, ठीक है, दो दो बादल जब आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से एक तो बिजली उत्पन्न होती है, पहली चीज तो ये देखें, बिजली उत्पन्न हुई। अब जब ये थोड़ा सा सतह के नीचे की तरफ रहते हैं बादल, थोड़ा सा सतह के नीचे की तरफ रहते हैं, तो इनके चार्ज आयन रहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अब देखो ये चालक कंडक्टर हो गया, ये मेरा हो गया कंडक्टर। अब ये एटमॉस्फेयर में वातावरण के अंदर है, तो वातावरण में मैंने आपको बोला बहुत सारे चालक हैं। वातावरण में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वातावरण में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब तरफ मौजूद है, ठीक है, सब तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास में मौजूद हैं। तो ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज लाइन के समीप आते हैं, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज लाइन के समीप आते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के चालक सतह में, अब ये देखो हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गए तो ये मेरे कंडक्टर के भी संपर्क में आ जाएंगे। और जैसे ही कंडक्टर के संपर्क में आते हैं तो ये जो इसके न्यूट्रल कंडक्टर है, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव और इसको पॉजिटिव यानी कि न्यूट्रल कंडक्टर चाहिए, तो ये न्यूट्रल कंडक्टर से जब रिएक्शन करते हैं या किसी तरह से क्या होते हैं, इनसे टकराते हैं, तो इनके टकराने से एक गुलाबी रंग की लेयर उत्पन्न होती है, ग्लेयर उत्पन्न होती है, चमक, जो कि इस कंडक्टर के चारों ओर। अब क्या हुआ कि ये आयंस इस कंडक्टर के चारों तरफ थे, तो और इन आयंस की वजह से क्या हुआ, जो मेरे कंडक्टर का चारों तरफ का एरिया है, ये जो मेरे कंडक्टर के चारों तरफ का एरिया है, ये भी क्या हो गया, ये आयनीकृत हो गया। मैं क्या कहूंगा कि मेरे कंडक्टर के चारों तरफ का एरिया आयनीकृत हो गया, यानी कि इस चारों तरफ में भी थोड़ी थोड़ी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। भाई मेरे कंडक्टर ने अपना एरिया बढ़ा लिया, जो मेरे कंडक्टर का डायमीटर था, क्षेत्रफल बढ़ गया। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो दोनों चालक तारों के बीच में एक चालक तार है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन थे आसपास में, फ्री इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो इसके न्यूट्रल कंडक्टर के साथ में, न्यूट्रल के साथ में क्या करा, इन्होंने रिएक्शन करी, आपस में टकराए, टकराने की वजह से क्या हुआ, इनमें करंट फ्लो होना लग गई, तो आसपास का एरिया मेरा आयनीकृत हो जाता है। कोरोना की वजह से चालक के आसपास का एरिया आयनीकृत हो जाता है, ये चीज हमें लिखनी है, ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। और ये जो दो चालक तार है, अब एक चालक तार तो होता नहीं है, 2 से 3 चालक तार होते हैं, तो ये जो मेरे 2 से 3 चालक तार होते हैं, इनके बीच लगभग 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वायु दूरी पर प्रारंभ होते हैं। तो ये कितनी दूरी पर प्रारंभ होते हैं, 30 किलो वोल्ट की वायु दूरी पर ये प्रारंभ होते हैं। तो हमें ये 30 किलो वोल्ट वाली जो चीज है, 30 किलो वोल्ट वाली जो चीज है वो हमें ध्यान रखनी है। अब वोल्टेज का वह मान, वोल्टेज का वो मान जिस पर आयनीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाए, वो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्रिटिकल
डिसरप्टिव वोल्टेज, ठीक है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाता है जिसे कहते हैं क्रांतिक हानिकारक वोल्टेज, ठीक है। यानी कि कंडक्टर का वह वोल्टेज जिस पर आयनीकरण प्रारंभ हो जाए तो वो हो गया क्रांतिक वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और फिर ये तो जिस वोल्टेज पर स्टार्ट होगा, यानी कि देखो 11 केवी है, उससे अधिक लाइन पर ही कोरोना होता है, तो हम लोग कहेंगे 11 केवी तक का वोल्टेज जो है वो है हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और एक होता है, दूसरे का नाम होता है विजुअल वोल्टेज, ठीक है। विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, जिस वोल्टेज पर मुझे जो बैंगनी रंग की लाइट है वो दिखने लग जाए। विजुअल का मतलब होता है दिखना, तो जिस वोल्टेज के ऊपर मुझे बैंगनी रंग की लाइट दिखने लग जाए वो होता है मेरा विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए वो कौन सा वोल्टेज है जिस पर चालक सतह के चारों ओर बैंगनी रंग की लाइट दिखने लग जाती है, विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। और जिस पर आयनीकरण प्रारंभ होता है वो होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। ये दोनों चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक है। अब देखो कि ये कंडक्टर था, ये मेरा एक और कंडक्टर, तो इसके तरफ भी चारों ओर क्या होगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन से क्या होता है कि इसके चालक के चारों तरफ की सतह भी आयनीकृत हो गई, तो जो इसके इंसुलेशन का मान है, जो इसके अंदर इंसुलेशन है, तो वोल्टेज और अधिक बढ़ाएंगे तो बढ़ाते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। एयर के अंदर भी कुछ ना कुछ इंसुलेशन है, तो एयर का इंसुलेशन समाप्त हो जाता है और यही मान ब्रेकडाउन कहलाता है। अब देखो क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज, ये एक कंडक्टर, ये दो कंडक्टर, अब इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया। अब दोनों एरिया बढ़ के इतने बढ़ गए कि दोनों आपस में पास में आ गए। कैसे, देखो इसका एरिया तो ये रहा और इसका एरिया यहाँ गया, तो देखो दोनों एरिया आपस में क्या हो गए, ओवरलैप करने लग गए। और इसी कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट सर्किट। इसी कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट सर्किट कहूंगा। यानी कि कोरोना की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना पूरी रहती है। कोरोना की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना पूरी रहती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए कोरोना की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन है। कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोरोना की उत्पत्ति के कारण सबसे पहला तो है वायुमंडलीय कारण। भाई वातावरण की वजह से भी तो कोरोना हो रहा है, तो आंधी तूफान वगैरह आती है तो इस टाइम पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर चालक की सतह की अवस्था, चालक की सतह की अवस्था, फिर चालकों के बीच की दूरी, कि दो चालक हैं उनके बीच में आपस में दूरी कितनी है, और फिर लाइन वोल्टेज। फिर क्या है मेरा, लाइन वोल्टेज। तो सबसे पहले देखिए कि चालक की अवस्था कैसी है, कि चालक आपका गोल है, स्टैंडर्ड है, तो उसके आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर गोल चालक होगा तो उसके अंदर ज्यादा कोरोना उत्पन्न होगा, और यही अगर बंडल कंडक्टर होगा तो कोरोना कम से कम उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे कि क्योंकि देखिए कोरोना की खास बात क्या है कि ये सपाट व चिकनी सतहों की तुलना में खुरदरी सतहों में सुगमता से के बीच चालकों की भी सुगमता से कोरोना उत्पन्न हो सकता है। तो उदाहरण के लिए ठोस चालकों की तुलना में स्टैंडर्ड चालकों में कोरोना सुगमता से उत्पन्न हो सकता है। ठोस चालकों की तुलना में कोरोना स्टैंडर्ड में सुगमता से उत्पन्न हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि चालक की अवस्था पर निर्भर करता है। फिर चालकों की दूरी पर, तो देखो अगर दो चालक आपस में पास में तो कोरोना जल्दी उत्पन्न होगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। लेकिन अगर यही चालक ज्यादा दूर है तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसका एरिया इतना बढ़ेगा और इसका एरिया इतना बढ़ेगा, तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल रिपीट, देखिए काफी बड़ा टॉपिक हो गया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। सुकांत जी आपसे निवेदन है प्लीज आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अभी जो हमारी चीज चल रही है, क्योंकि इस चैप्टर को आज खत्म करना है और 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज देखिए कि चालकों के बीच की दूरी अगर कम होगी तो कोरोना ज्यादा होगा, और चालकों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो कोरोना कम होगा। तो चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर मैं कोरोना को कम कर सकता हूं।
चालकों की आकृति में परिवर्तन करके मैं कोरोना को कम कर सकता हूं। तीसरी चीज है लाइन वोल्टेज। तो हमेशा देखिए लाइन वोल्टेज का मान मैंने कितना बताया था, 30 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है, लाइन वोल्टेज का मान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हो और इसका मान कितना होना चाहिए, प्रति मीटर 30 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए। प्रति मीटर 30 किलो वोल्ट से कम होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? सुकान जी बुरा मत मानिएगा, बट काफी ज्यादा टॉपिक हो गया और मैं चाहता हूं 3 दिन हो चुके हैं तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, आप दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि कल आपको जरूर समझा दूंगा। तो कोरोना की उत्पत्ति के कारण तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां पढ़ लेते कि कोरोना को कम कैसे किया जा सकता है। चालकों की अवस्था को सही करके, चालकों की दूरी को बढ़ा के और लो वोल्टेज का इस्तेमाल करके मैं कोरोना को कम कर सकता हूं। ये चीज समझ आ गई क्या सबको? तो कोरोना के बारे में अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट करके सूचित कर दें। फिर अब देखिए आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक और आया है। और देखो अभी आप लोग बोलोगे कि सर पता नहीं क्या है कि 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आप 3 चैप्टर का रिवीजन नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बिल्कुल ज्यादा बेकार है। चलिए अब हम बात करेंगे दूरी की। जो चालक तार है जमीन से खंबे की, ये सारी दूरियां कितनी होती है। अब देखो सड़क पार करती हुई लाइन, ठीक है, ये सारी ओवरहेड लाइन की बात कर रहा हूं। सड़क पार करती हुई अगर लाइन है, ठीक है, अगर कोई लाइन है जो कि सड़क को पार करती है, अब अगर वो सड़क पार कर रही है तो देखिए लो तथा मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज में जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, अगर कोई खंबा सड़क को पार कर रहा है तो जो न्यूनतम और मीडियम वोल्टेज है, यानी कि लगभग मैं बात करूं 650 वोल्टेज या 11 केवी से कम वोल्टेज हो, तो वहां पे मैं कितना इस्तेमाल करूंगा, 5.71 मीटर। और अगर इसे मैं फीट में लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, 19 फीट। लेकिन यही अगर हम लोग हाई वोल्टेज की लाइन की बात कर रहे हैं तो इसकी मैं और ज्यादा लंबाई बढ़ा दूंगा, यानी कि 6.096 मीटर, 6.096 मीटर। और यही अगर मैं फीट में नापूंगा तो ये हो जाएगा टोटल 20 फीट। वैसे तो आपको मीटर और फीट में कन्वर्ट करना आता ही होगा। अधिनियम, हाँ बिल्कुल, ये सारे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो एक सड़क पार करती हुई ओवरहेड लाइन अगर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की है तो दो खंभों के बीच की दूरी कितनी, जमीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए। हम ये बात किसकी कर रहे हैं, न्यूनतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं न्यूनतम ऊंचाई की, जमीन से कितना ऊंचा होना चाहिए। फिर हम बात करें सड़क के साथ साथ स्थापित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी अब अगर सड़क के साथ साथ चलती हुई कोई लाइन है कि भाई जो एक खंबा लगा, कुछ दूरी पर दूसरा खंबा, उसके बाद तीसरा खंबा, चौथा खंबा लगाया जाता है लो वोल्टेज पे। तो अब देखिए लो और मीडियम वोल्टेज की जब लाइन रखी जाएगी, लो और मीडियम वोल्टेज की लाइन रखी जाएगी तो 5.486 मीटर का इस्तेमाल करूंगा मैं। और जब भी अगर ये हाई वोल्टेज की बात आ जाएगी तब देखिए 5.791 मीटर आ जाएगा। और यहां अगर मैं फीट की बात करूं तो 18 और यहां पे 19 फीट आ जाएगा। ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं, आईटीआई के एग्जाम में भी आते हैं, काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, जैसे टेक्निकल हेल्पर, डीएमआरसी, सेल, गेल, भेल, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी में ये चीज आती है, तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब उपभोक्ता के अतिरिक्त, यानी कि इस सभी के अतिरिक्त भी क्या होता है, लाइनें होती है। तो 11 केवी तक नंगे तार, 11 केवी तक के नंगे तार। अब अगर 11 केवी तक के नंगे तार हैं तो उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए। 11 केवी तक के नंगे तार अगर हैं किसी खंबे के ऊपर तो दोस्तों देखिए वहां पे हाइट होनी चाहिए 4.572 मीटर, 4.572 मीटर। और यही अगर 11 केवी तक की लाइन है लेकिन उस पर इंसुलेशन है तो 11 केवी तक 11 केवी तक इंसुलेशन की लाइन। अब अगर 11 केवी तक की इंसुलेशन की लाइन है तो 3.963 मीटर, 3.963 मीटर हाइट होगी। ठीक है, और यही अगर
11 केवी से ज्यादा वोल्टेज है, 11 केवी से ज्यादा नंगे तार है, 11 केवी तो है लेकिन 11 केवी से नंगे तार है, तो 5.182 मीटर। मैं फिर बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास के लिए, सर हमारे इधर कैसे भी लगा देते हैं, जगह जगह मिले हैं, जहां जगह मिले, हाँ जहां जगह मिले वहां तो लगा देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यह बात करें ऊंचाई कि मिनिमम जो पिलर लगाए जाते हैं ना उसकी हाइट इतनी होती है, तो वो वैसे ही बन के इसी हाइट के आते हैं, नॉर्मल 18 से 20 फीट के खंबे बन के आते हैं, ठीक है। कम से कम हर खंबे की ऊंचाई 20 से 22 फुट रखी जाती है, और फिर उसके ऊपर दूरी के हिसाब से बांध देते हैं, ठीक है भाई। मिनिमम 20-22 फीट तो रखते ही हैं। क्लियर नहीं दिख रहा यार, क्लियर कैसे नहीं दिख रहा? धीरेन्द्र सिंह राठौड़ जी, आप पहली बार क्लास में आए हैं, थोड़ा सा पिक्सल आप अपने मोबाइल में पिक्सल इंप्रूव कर लीजिए, 480 या 720 पिक्सल करके देखिए। धीरेन्द्र जी, आप 480 या 720 पिक्सल एक बार करके देखिए, आपको सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से और फुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। एक बार आप अपना पिक्सल इंक्रीज कीजिए। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बाकी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उस पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वाला चैप्टर अब समाप्त होता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वाला चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। सर वीडियो लैग होता है, वीडियो लैग होता है तो आपको आगे करना पड़ेगा, वीडियो को आगे कर दिया कीजिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के लिए मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन कर लिया, ट्रांसमिशन कर लिया, लास्ट वाला टॉपिक रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो चैप्टर है इसको भी शायद 2 से 3 दिन लग सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले आ जाएंगे कंट्रोल वगैरह और बाकी चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, चीजें समझ आई या नहीं। बाकी बच्चों से कहना चाहूंगा जो भी लेट आए हैं वो लेट ना आया करें, डेली 10 बजे हमारी क्लास एनी हाउ स्टार्ट हो जाती है। और जिन भी दोस्तों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाएं पुरानी वीडियोस देखें। जो भी बच्चे नए आए थे, जैसे कि मिश्रा जी नए आए थे आज, और धीरेन्द्र जी नए आए हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी और कोई बच्चा भी था जो नए आए थे, चार्ली जी नए आए हैं, ठीक है। चार्ली जी हमारे बीच नए हैं। तो जितने भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुरानी वीडियो जरूर देखें, और डेली अगर आप लोग क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डेली क्लास लेने जरूर आए। और साथ ही साथ आप अपने आईटीआई के, अगर आपके आईटीआई में और भी दोस्त हैं, ठीक है, आप जिस भी आईटीआई में पढ़ते हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहते कि आप अपने आईटीआई के दोस्तों के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब लोगों को लाभ लेने का मौका दें। और फिर देखिए अभी आपको पता है कि 50-100 व्यू आते हैं, मतलब 20-22 लोग आते हैं, तो ठीक है, अपने को भी अगर पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ूं, यही मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, प्लस घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है, ज़्यादा बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो पूरी सावधानी रखें। अभी ये वक्त आ चुका है कि 2-2 मास्क पहने निकलें, सांस आए चाहे ना आए, मेकअप बिगड़े चाहे ना बिगड़े, आपको 2-2 मास्क पहन के रखने हैं, पूरी सुरक्षा रखनी है, अपने घर पे रहे, सेफ रहें, कि भैया हमारे को नौकरी लगनी है आईटीआई करने के बाद में, ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल।